हेलो चैंपियन स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन मैक्स स्टडीज बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज डे 4 ऑफ 60 डेज 60 प्रॉब्लम 60 सॉल्यूशन सीरीज में एक ऐसी समस्या के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं जो लगभग हर स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है। मैंने भी की है और मैंने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन स्टेज उसका जो सॉल्यूशन निकाला वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वो समस्या है कि सर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, पढ़ते सब कुछ हैं, लगता है कि याद हो गया है, और जैसे ही हम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं, दूसरे से तीसरे में शिफ्ट होते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, पीछे का सब कुछ भूला भूला सा लगता है, याद नहीं रहता है कुछ समय के बाद, और फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। क्या सॉल्यूशन है इसका? आइए बात करते हैं आज करेक्ट रिवीजन टेक्निक की। देखिए बेटा, याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है रिवीजन। लेकिन क्या आप सही तरीके से रिवीजन कर रहे हैं? क्या आप रिवीजन के जो साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक्स है उन्हें फॉलो कर रहे हैं? अगर आप सारी चीज़ों को करेक्टली फॉलो करते हैं तो आप कभी भी किसी भी चीज़ को नहीं भूलेंगे। एग्ज़ाम में वो सब कुछ याद रहेगा जो भी आपने पढ़ा है और करेक्ट वे से रिवाइज किया है। सो आइए बात करते हैं करेक्ट रिवीजन की, बिकॉज करेक्ट रिवीजन इक्वल टू लॉन्गर रिटेंशन विच विल हेल्प यू टू क्लियर CS एग्जीक्यूटिव इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। क्या क्या डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में? सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज पहली बात हम डिस्कस करेंगे ब्रेन से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी स्टोर होता है हमारा इंफॉर्मेशन वो हमारी ब्रेन पे होता है। तो ब्रेन से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें पहले समझेंगे, तब हमें समझ आएगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं। दूसरा, क्यों स्टूडेंट्स पढ़ी हुई बातों को रिटेन नहीं कर पाते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है वो क्यों धीरे धीरे भूलने लगते हैं, इसका कारण समझेंगे। थर्ड, हम समझेंगे मिथ्स अबाउट रिविजन की। कुछ ऐसी बातें रिविजन के बारे में स्टूडेंट्स अपने माइंड में बिठा लेते हैं जो कि एक्चुअल में मिथ है, एक्चुअल में गलत है। सो वी विल डिस्कस व्हाट आर द मिथ्स अबाउट रिवीजन। इन द फोर्थ टॉपिक वी विल टॉक अबाउट द साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स टू रिवाइज करेक्टली। यही वो पॉइंट है जिसके माध्यम से आज का लेक्चर सफल होगा और आप कुछ भी पढ़ेंगे कभी भी भूलेंगे नहीं। तो अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ब्रेन। सबसे पहली बात, जो हमारा ब्रेन होता है वो एक मसल की तरह होता है। जिस तरीके से आप जिम जाते हैं और बॉडी के हर पार्ट को आप ट्रेन करते हैं जिससे कि मसल स्ट्रांग होने लगता है, उसी प्रकार से ब्रेन भी एक मसल है बेटा। जितना ज़्यादा आप उसे ट्रेन करेंगे उतनी ज़्यादा वो स्ट्रांग बनता चला जाएगा। सवाल उठता है कि सर जिम जाके बॉडी तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मसल की एक्सरसाइज करके मसल को तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करें? ब्रेन के लिए आपको समय समय पे रिवीजन करना होगा। जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ आप ब्रेन को देंगे उतनी ज़्यादा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में लगाएगा। सवाल उठता है कि आप उसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या यूज़लेस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो उसे प्रोसेस करेगा, वही उसका काम है। अगर आप यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देंगे करेक्ट वे में तो फिर ब्रेन जो है वो अपने फुल पावर के साथ काम करेगा, वो धीरे धीरे ट्रेन होने लगेगा। कैसे ट्रेन होगा इस पूरे वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। दूसरा है इम्पॉर्टेंट फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है? एक व्यक्ति जिसने बताया कि किस तरीके से हम कोई भी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो 24 घंटे के अंदर हम उस पढ़ी हुई बात का 70% हिस्सा भूल जाते हैं। जो भी आप पढ़ते हो 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसके 70% चीज़ें भूल जाते हो। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको 24 घंटे के बाद भी वो इन्फॉर्मेशन याद रखनी है तो फिर से उसको रिवाइज करना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा, फिर से देखना पड़ेगा। लेकिन गलती बच्चे यही करते हैं कि उनको करेक्ट वे नहीं पता है रिविजन करने का। उनको लगता है कि फिर से पढ़ना, बार बार पढ़ना यही रिविजन है। यही है मिथ। आगे डिस्कस करेंगे। अगला है मल्टीटास्किंग किल्स द मेमोरी। आप देखिए जितने भी मल्टीटास्कर होते हैं
उनको लगता है कि हम मल्टी टैलेंटेड हैं, एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं। बेटा आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एक समय पे कई सारे टास्क एक साथ करेंगे, आपका मेमोरी धीरे धीरे कम होने लगेगा, कोई भी चीज़ आप बेहतर ढंग से रिटेन नहीं कर पाओगे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं लेक्चर देखते देखते मोबाइल में व्हाट्सएप चलाऊं, मोबाइल में इंस्टाग्राम चलाऊं, तो मेरा आधा ध्यान मोबाइल पे होगा, आधा ध्यान लेक्चर लेने पे होगा। मैं पूरी तरीके से ना तो मोबाइल से जुड़ा हुआ काम कर पाऊंगा और ना ही लेक्चर ले पाऊंगा। इसका मतलब ये है कि दोनों में मेरी कंसंट्रेशन बट गई है, जिसकी वजह से कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा। सो मल्टीटास्किंग किल्स योर मेमोरी। अगला है स्लीप। देखिए बेटा, आपको मैंने जैसा बताया कि ब्रेन एक मसल है। आप जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, लेकिन अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं लेते हैं, आपका जो मसल है वो रिकवर नहीं हो पाएगा। मसल रिकवर नहीं हो पाएगी, आपकी बॉडी नहीं बनेगी। इसीलिए हर जिम ट्रेनर कहता है कि 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज नॉट इंपॉर्टेंट until यू स्लीप एट द करेक्ट टाइम। अगर आप सही समय पे सोते हैं और 8 घंटे की नींद कंप्लीट करते हैं, तब उसका पूरा फायदा आपकी बॉडी को और ब्रेन को मिलेगा। इसीलिए स्लीप इज योर ब्रेन्स मेमोरी फैक्ट्री। मतलब ये कि जिस समय पे सोना चाहिए, अगर उस समय पे आप सो रहे हैं, आपका ब्रेन बेहतर ढंग से काम करेगा। इसीलिए 10 बजे से लेके 4 बजे तक का समय सोने के लिए होता है, बेस्ट समय होता है, और वो समय आप ज़रूर यूटिलाइज कीजिए अपने मेमोरी को ट्रेन करने के लिए, रिकवरी के लिए। अगला है ब्रेन रिमेंबर्स इमोशंस एंड विजुअल्स नॉट प्लेन टेक्स्ट। आप ये एक बात को समझ लीजिए बिल्कुल ध्यान से कि ब्रेन जो देखता है उसे वो ज़्यादा समय तक याद करता है। आप देखिए कि जब आप कोई वीडियो देखते हैं, जब आप मूवी देखते हैं, तो आपको मूवी देखने के बाद घर आके नोट्स नहीं बनाना पड़ता है, आपको उसे याद नहीं करना पड़ता है। ऑटोमेटिकली अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई सैयारा मूवी देखा क्या, बता तो क्या स्टोरी है, फट 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 आपको पूरा सीक्वेंस याद होगा और आप उसे बता देंगे बिना रिवाइज किए। 2 दिन बाद भी पूछेगा तो आपको याद होगा, आप बता देंगे। क्यों? Because brain remembers emotions and visuals, not plain text. प्लेन टेक्स्ट से आपको ज़्यादा समय तक रिटेंशन नहीं मिलेगी। अगर आप उसमें इमोशंस डालते हैं, विजुअल्स डालते हैं, आपको बेहतर ढंग से याद होगा। कैसे करेंगे सब कुछ इस वीडियो में मैं लास्ट में बताऊंगा, साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स टू रिमेंबर में। नेक्स्ट, व्हाई द स्टूडेंट्स फेल टू रिटेन। ऐसा क्या कारण है कि बच्चा पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाता है? आइए समझते हैं। सबसे पहला, पैसिव रीडिंग। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो इस तरीके से बुक खोलते हैं और बुक खोलने के बाद देखते रहते हैं, बिना कुछ बोले पढ़ते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि उनको क्या समझ में आता है और क्या याद रहता है। लेकिन मैं किस तरीके से पढ़ता था, तो जब भी मैं पढ़ता था तो मैं बोल बोल के पढ़ता था। जब हम बोल के पढ़ते हैं तो हमारे सेंसेस जो हैं वो सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं तो हमारे रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो हमारे कान होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा बेहतर ढंग से सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, और हमारा ब्रेन उसे ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रोसेस कर पाता है। तो सबसे पहली है पैसिव रीडिंग। गलत जो होता है वो आपके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में मदद ही नहीं कर पाता है। आप ज़्यादा एक्टिवली रीड कीजिए। जब आप किसी भी जगह पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, लेकिन बोल बोल के पढ़िए। दूसरा, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो साथ साथ में आप खुद को समझाइए। आज जो बच्चों का फीडबैक आता है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मैं बेहतर टीचर इसलिए बन पाया क्योंकि मैं खुद को पढ़ाता था जब मैं खुद स्टूडेंट था। दूसरा, नो रिवीजन शेड्यूल। अब जब तक कि आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं होगा कि आपको रिवीजन में कौन से समय में करना है और कितना समय रिवीजन करना है, तब तक कि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तीसरा है डिस्ट्रैक्शन। जैसा कि मैंने बताया, जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं, तब अगर आप कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल देख रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, या फिर कहीं और आपका ध्यान है, किसी ऐसे इन्वायरमेंट में बैठ के पढ़ रहे हैं जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, आप कभी भी ज़्यादा दिन तक वो चीज़ें याद नहीं रख पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह
कि पढ़ाई सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। ब्रेन पूरी तरीके से फ्रेश होता है, स्लीप के बाद जगा हुआ होता है और उस समय पे कोई शोर शराबा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता है, इसलिए सुबह का पढ़ा हुआ ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि रात को कोई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही है, कोई न्यूमेरिकल आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, आप उसे एज इट इज़ रख के रात को सो जाइए और सुबह उठिए और ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। बहुत ज़्यादा चांस है कि वो प्रॉब्लम आपसे बन जाएगा। इसीलिए डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए। डिस्ट्रैक्शंस की वजह से ही बहुत सारे बच्चे लंबे समय तक चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं। अगला है रोट लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। जैसा मैंने कहा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार 5 से 6 बार एक ही लाइन को पढ़ रहे हैं, एक ही पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है, मुझे याद हो रहा है। याद करने से कुछ नहीं होता है बेटा, अगर आप एक बार समझ जाते हो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। याद कर रहे हो तो समझ नहीं पा रहे हो, इसीलिए जब आप समझ के पढ़ते हो तो वो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। लास्ट, लो इमोशनल कनेक्शन। आपने जो भी आपने इन्फॉर्मेशन रिट्रीव की है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने गेन किया है, उस इन्फॉर्मेशन को आप एक इमोशनल टच दीजिए, इमोशनल कनेक्ट दीजिए। मैं जब पढ़ता था तो मैं अकेले पढ़ता था, मैं कभी ग्रुप स्टडी में नहीं पढ़ता था। एज फार एज द लॉ इज़ कंसर्न और थ्योरी इज़ कंसर्न, आई ऑलवेज यूज टू प्रेफर स्टडिंग अलोन, नॉट इन द ग्रुप। क्यों? जब मैं पढ़ता था अपने कमरे में अकेले तो लोगों को लगता था कि मैं ग्रुप स्टडी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इतना इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता था। मैं अपने आप को डांटता था, अपने आप को चिल्लाता था, अपने आप को एक्ट करके समझाता था, इस तरीके से बिहेव करता था जैसे मैं 10-12 लोगों को पढ़ा रहा हूँ। हर तरीके से मैं अपने आप को इतना इमोशनली कनेक्ट कर देता था उस थियरी से। इसी वजह से मुझे थियरी पसंद है, इसी वजह से मैं इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, लॉ का टीचर बना। क्यों? क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक से खुद को इमोशनली कनेक्ट किया। मैं पढ़ाते पढ़ाते हंसता था, रोता था, डांटता था खुद को। इससे मैंने इतना बेहतरीन इमोशनल कनेक्ट बनाया कि मुझे कभी पढ़ाई बोर नहीं लगती थी। मैं हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था बेटा, मैं स्मार्ट वर्क नहीं करता था, मैं हार्ड वर्क पे हमेशा बिलीव करता था। प्लस मैं कछुए की तरह स्लो था। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं एक रात पहले पढ़ रहा हूँ या 1 महीने पहले एग्ज़ाम के पढ़ रहा हूँ। मैं धीरे धीरे पढ़ता था, थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, जो पढ़ाया गया है उसको उसी दिन कंप्लीट कर लेता था। इस वजह से मैं एग्ज़ाम में बेहतर ढंग से परफॉर्म कर पाता था। तो मेरे रीजंस क्या थे? आई ऑलवेज यूज टू प्रेफर एक्टिव रीडिंग, आई ऑलवेज यूज टू मेंटेन अ रिविजन शेड्यूल, व्हेन आई यूज टू रिवाइज आई कीप माई फोन आउट ऑफ माई रूम। रोट लर्निंग कभी मैंने नहीं की, हमेशा समझ के पढ़ा, खुद को समझाता था, इमोशनली कनेक्ट करता था। यही रीज़न था कि मुझे चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती थी। अगला जो है वो है मिथ अबाउट रिवीजन। लोगों को क्या धारणाएं हैं, लोगों की क्या मिथ्या है रिवीजन को लेके, आइए समझते हैं। सबसे पहली मिथ्या है बेटा, रिवीजन का मतलब होता है री रीडिंग। नहीं, रिवीजन का मतलब री रीडिंग नहीं होता है। रिवीजन का मतलब फिर से पढ़ना नहीं होता है। रिवीजन का मतलब होता है एक बार आपने जो पढ़ लिया, आपने जो देख लिया, अब उसे बिना पढ़े देखने की कोशिश कीजिए, बिना वापस पढ़े देखने की कोशिश कीजिए। मतलब आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए कि आपने क्या टॉपिक पढ़ा था, उसमें कितने पॉइंट्स थे, कौन कौन से पॉइंट थे, कहाँ पे लिखा हुआ था। आप देखते होंगे कई लोगों को पेज नंबर भी याद रहता है, और जब रिवाइज कर रहे होते हैं तो जब एग्ज़ाम में आंसर लिख रहे होते हैं तो अपनी कॉपी के कौन से पेज पे क्या लिखा था वो भी उनको याद रहता है। कैसे? रिविजन की मदद से, न कि रीडिंग की मदद से। अगला है नो नीड टू रिवाइज इफ़ अंडरस्टूड वंस। ये बड़ा गलत धारणा है बेटा। लोगों को लगता है कि अगर हम एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, जितने भी टॉपर्स हुए हैं आज तक, कभी भी वो एक बार समझ के टॉपर नहीं बने हैं। उनके टॉपर बनने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है प्रॉपर रिवीजन, करेक्ट रिवीजन बाय यूजिंग साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स। अगर आपको लगता है कि मैं तो 4 बार एग्जाम के पहले पढ़ के गया था, मेरा तो रिवीजन बहुत अच्छा था, फिर भी मैं
एग्जाम में कुछ भी रिकॉल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज यू थिंक दैट रिविजन मीन्स री रीडिंग। नो, रिविजन मीन्स नॉट री रीडिंग. Revision means active recall, which we will discuss in the scientifically proven methods. नेक्स्ट वन इज़ टाइम कंज्यूमिंग. लोगों को लगता है कि भाई रिवीजन में क्यों समय बर्बाद करना, इससे अच्छा तो हम नई नई चीज़ें पढ़ लेते हैं. रिवीजन तो एग्ज़ाम के लास्ट में होता है, एग्ज़ाम के समय में होता है. बेटा बहुत गलत फहमी है. अगर आपको लगता है कि दिन के 12 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, उसमें से 4 घंटे अगर आप रिवीजन के लिए निकाल रहे हैं वो वेस्ट है, तो आप ये समझ लीजिए कि एक समय ऐसा आएगा जब आपको कुछ भी याद नहीं रहा होगा जो आपने पहले दिन पढ़ा है, और आपको उसे राइट फ्रॉम स्क्रैच फिर से शुरू करना पड़ेगा. इसीलिए कहता हूं कि रिवीजन इज नॉट एट ऑल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, रेदर इट इज़ अ टाइम सेविंग प्रोसेस. आप आज के आज अगर पढ़ा हुआ याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको चांस है कि एंड में 70% चीज़ें आप भूल चुके होंगे. इसीलिए जब आप सोचिए कि जिस दिन आपने पढ़ा है उसी दिन आपको 70% याद नहीं रह रहा है, तो एक महीने बाद तो सोचिए कि आपकी क्या हालत होगी. और आप कहते हैं कि रिवीजन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. आप सोचिए कि जब आप एक महीने बाद उसी चीज़ को वापस देखेंगे तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वापस से उन सारी चीज़ों को पढ़ना और समझना पड़ेगा. That's why I say revision is not a time consuming process. Revision is an investment which you do to get return in the form of longer retention. Revision is all about revision is for longer retention. It's not a time consuming process. नेक्स्ट वन, रिवीजन इज़ द लास्ट मोमेंट टास्क. नो, आपको लगता है कि भाई पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद मैं आराम से रिवाइज करूँगा. गलत फहमी में है बेटा. इसीलिए अगर आप कल का वीडियो मेरा आपने देखा है डे 3 का, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको फर्स्ट सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, फिर आपको सेकेंड रिवीजन पे शिफ्ट होना, और फिर आपको थर्ड रिवीजन करना है. और मैंने आपके लिए हर दिन का रिवीजन स्लॉट 4 घंटे का भी रखा है. इसका मतलब ये है कि जब आप सेकेंड और थर्ड रिवीजन कर रहे हैं उसके पहले आपका फर्स्ट रिवीजन उसी दिन हो रहा है 4 घंटे में. यस और नो? इसीलिए रिवीजन इज़ नॉट अ लास्ट मोमेंट टास्क. 5वां, बच्चे को जब हाइलाइटर मिलता है ना तो वो पूरा का पूरा कॉपी पेन रंग रोगन कर देता है. उसको लगता है कि रिवीजन का मतलब हाईलाइट करना होता है, रिवीजन का मतलब जो चीज़ लिखी है उसको वापस लिखना होता है. गलत है. रिवीजन का मतलब ये नहीं होता. हाँ, स्ट्रेटेजिकली आप अगर लिखते हैं या हाईलाइट करते हैं तो वो आपके रिवीजन के लिए काम आएगा. वो मैं बताऊंगा साइंटिफिक प्रूवन मेथड्स में. आइए, जिस पल का हमें इंतज़ार था साइंटिफिकली प्रूवन रिवीजन टेक्निक, उसकी बात करते हैं. इस वीडियो को अब आप कॉपी पेन लेकर देखेंगे. अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सत्य घटनाओं पर आधारित है, मेरे निजी जीवन पर आधारित है. मैंने विद्यार्थी जीवन में जिन रिवीजन टेक्निक्स का यूज़ किया उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ये साइंटिफिकली प्रूवन रिवीजन टेक्निक्स है. मैंने जो कुछ भी हासिल किया है बेटा वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपसे शेयर करता हूँ. मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में जितने भी टेक्निक्स इम्प्लीमेंट किए हैं उन सभी टेक्निक्स को मैं आपको बता रहा हूँ. इन्हीं टेक्निक्स की मदद से मैंने CS एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में विद मोर देन 60 मार्क्स इन 3 और मोर सब्जेक्ट्स. तो अब ध्यान से सुनिएगा. जो टेक्निकल वर्ड्स मैं कहने जा रहा हूँ वो मुझे नहीं पता था जब मैं रिवीजन करता था. जब मैं फैकल्टी बना और मैंने रिवीजन टेक्निक्स के बारे में रिसर्च करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि जो टेक्निक्स का इस्तेमाल मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में करता था उसे ये कहा जाता है. अब आपको फोकस किस पे करना है, जो टेक्निक्स मैं बताने जा रहा हूँ, और सिर्फ आप इसे सुन के अपने दिमाग से स्किप मत कीजिएगा. आपको इसे फॉलो करना है, वो भी स्ट्रिक्टली. ध्यान से समझिएगा. सबसे पहला, फर्स्ट वन इज एक्टिव रिकॉल. क्या होता है एक्टिव रिकॉल? ध्यान से. आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक, लेट्स से कि आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का हेडन्स रूल पढ़ा. हेडन्स रूल में सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड
जो 4 फैक्टर्स थे। इसके बाद आपने एक केस लॉ पढ़ा, स्मिथ वर्सेस ह्यूज, और आपने कंक्लूजन पढ़ा। तो अब आप देखिए कि जब आपने वो पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अब आपके जो रिवीजन के टाइमिंग्स हैं, एक होता है इंस्टेंट रिवीजन। इंस्टेंट रिवीजन का क्या मतलब होता है कि जिस समय आपने पढ़ा एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक पर्टिकुलर पैराग्राफ, आप दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट होने से पहले ही एक बार उस टॉपिक को फिर से रिवाइज कीजिए, दैट इज इंस्टेंट रिवीजन। अब आप रिवाइज कैसे करेंगे? तो एक तरीका है कि आपने जो पढ़ा है उसको, आपने जो एक बार पढ़ा है उसी को वापस आप रीड कर लीजिए। आपको लगेगा कि यही रिवीजन है, ये गलत है, ये रिवीजन नहीं है। आपको करना है एक्टिव रिकॉल। आपने एक टॉपिक पढ़ा, आप कॉपी बंद कीजिए, आप आंख बंद कीजिए, और आंख बंद करने के बाद आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। आप रिकॉल कीजिए कि आपने हिडन्स रूल में क्या क्या पॉइंट्स पढ़ा। सबसे पहले आपको ब्रॉड पॉइंट्स याद रखने हैं। तो मैंने सबसे पहले पढ़ा हिडन्स रूल में इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैंने 4 फैक्टर्स पढ़े, इसके बाद स्मिथ वर्सेस ह्यूज का केस लॉ देखा, और मैंने कंक्लूजन देखा। इससे आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ कि हिडन्स रूल के टॉपिक में क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ी। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन में आपने क्या पढ़ा, तो हिडन्स रूल के बारे में डेफिनेशन हमने पढ़ी, 4 फैक्टर्स को हमने रिकॉल किया, फिर स्मिथ वर्सेस ह्यूज के फैक्ट्स पढ़े, और उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन में हमने पता किया कि किस तरीके से हिडन्स रूल का इस्तेमाल करके हमने स्मिथ वर्सेस ह्यूज के केस लॉ को सॉल्व किया, और लास्ट में आप फाइनली कंक्लूड करेंगे कि हिडन्स रूल का सिग्निफिकेंस क्या है। अब आप समझिए, ये जब आप आंख बंद करके करेंगे, आपने अभी तक कॉपी नहीं देखी है, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा कि मैंने जो पढ़ा वो पूरे तरीके से मेरे दिमाग में बैठ गया बिना कॉपी देखे। अब अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है कि आपको लग रहा है कि यार ये पॉइंट मैं भूल रहा हूँ, तो तुरंत मत कॉपी खोल के देखिएगा कि ये पॉइंट क्या था। आप थोड़ा सा समय लीजिए, आप करीब 1 मिनट आप सोचिए उस बारे में, आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, और देखना कि जैसे ही आप 1 मिनट का समय लेंगे, आपको वो चीज़ें याद आने लगेंगी जो आपने पढ़ा है। अगर 1 मिनट के बाद भी आपको याद नहीं आ पाता है, फिर आप एक बार उस चीज़ को वापस देखिए। इस प्रोसेस से होगा क्या? मैंने आपसे क्या कहा? ब्रेन इज अ मसल, यू नीड टू ट्रेन इट, यू नीड टू ट्रेन द मसल एज यू ट्रेन द अदर मसल्स ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये है कि जब आप इस तरीके से आंख बंद करके एफर्ट लगा रहे हैं, दिमाग को एफर्ट लगाने के लिए कह रहे हैं, दिमाग के मसल्स पर जोर डाल रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आपका माइंड जो है वो आपका जो माइंड है वो एक्टिव रिकॉल कर रहा है, ना कि रीडिंग कर रहा है। पहला, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। दूसरा, स्पेस्ड रिपीटेशन। मैंने आपसे क्या कहा? रिवीजन करने का एक टाइमिंग होता है। अगर आपको ये लगता है कि मैं एक चीज़ को 5 बार पढ़ूं और ये रिवीजन है, ये बहुत ही गलत मेथड है, कुछ भी हासिल नहीं होगा। स्पेस्ड रिवीजन का मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा बेटा। जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, उस टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक में शिफ्ट होने से पहले जो आप एक्टिव रिकॉल करते हो, उसे हम कहते हैं इंस्टेंट रिवीजन। क्या कहते हैं बेटा? इंस्टेंट रिवीजन। मतलब एक टॉपिक आपने पढ़ा, तुरंत उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए, आंख बंद करके एक्टिव रिकॉल कीजिए, ये हो गया इंस्टेंट रिवीजन। जैसे ही आप किसी टॉपिक का इंस्टेंट रिवीजन करोगे, उसके बाद आप दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट होगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। फिर दूसरा टॉपिक आपने पढ़ा, तीसरे टॉपिक में जंप करने से पहले पहले टॉपिक और दूसरे टॉपिक को कंबाइनली रिवाइज करने के लिए एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। सेम प्रोसेस चलता रहेगा जितने भी देर आप पढ़ रहे हैं। इंस्टेंट रिवीजन से फ़ायदा ये होगा कि इंस्टेंट रिवीजन का पढ़ा हुआ आपको अगले 24 घंटे तक याद रहेगा। तो आपको जो नेक्स्ट रिवीजन करना है वो करना है 24 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर बेटा? 24 घंटे के अंदर। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपका पढ़ा हुआ 24 घंटे में 70% उड़ जाता है, 70% चीज़ें आप भूल जाते हो। इसका मतलब है कि 24 घंटे में अगर आपने रिवाइज कर लिया तो आपको वो 70% चीज़ें रिटेन रहेगी अगले 7 दिनों तक।
नेक्स्ट 7 डे पे जब भी आपका संडे पड़ेगा या जो भी आपने रिवीजन के लिए स्लॉट निकाला है, उस 7वें दिन आप फर्स्ट डे पे पढ़ा हुआ रिकॉल कीजिए, वापस से रिवाइज कीजिए थ्रू एक्टिव रिकॉल। प्रोसेस सेम रहेगा बेटा जो मैंने आपको बताया। आंख बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए क्या क्या आपने पढ़ा था, सारे पॉइंट्स को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। अगर एक कोई पॉइंट आप भूल रहे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और या फिर आप उसको कॉपी में देख सकते हैं कि मैंने क्या स्किप कर दिया, क्या मैं भूल गया। इसके बाद जैसे ही आप 7वें दिन आप रिवीजन करोगे, उसके बाद अगले 21 दिनों तक वो आपको चीज़ें याद रहेंगी, और फिर लास्ट रिवीजन आप 21st डे पे करेंगे सेम टॉपिक का। इस तरीके से आप स्पेस्ड रिपीटिशन कर रहे हैं। आप एक साथ एक ही बार में 5 बार नहीं पढ़ रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। पहले आप टॉपिक को तुरंत जब आपने पढ़ा उसके बाद तुरंत रिवाइज कीजिए, उसके बाद उस टॉपिक को 24 घंटे के अंदर रिवाइज कीजिए, फिर उसी टॉपिक को आप 7 दिन के अंदर रिवाइज कीजिए, और फिर उस टॉपिक को 21वें दिन रिवाइज कीजिएगा। तब आपके दिमाग में वो एग्ज़ाम तक इतनी अच्छी तरीके से बैठ जाएगा कि आप कभी भी उस चीज़ को नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है टीचिंग द कॉन्सेप्ट्स। बेस्ट तरीका ये है कि आपने जो पढ़ा वो किसी को पढ़ा दो। जब आप कोई चीज़ पढ़ा देते हो वो आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रिटेन रहता था। मैं यही करता था। मैं अपने आप को ही स्टूडेंट मानता था और अपने आप को ही टीचर मानता था। मैं खुद को ही समझाता था। मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, कंपनी लॉ का पढ़ा, मैं जैसे आप सीरियल देखते हो उसमें क्या होता है, जब इंसान कुछ सोच रहा होता है तो उसके अंदर से दो माइंड निकल आते हैं, एक ब्लैक होता है, एक वाइट होता है। एक कुछ पॉजिटिव बोल रहा है, एक कुछ नेगेटिव बोल रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको अपने 2 पर्सनैलिटी बना लेने हैं। खुद को ही समझाना है, पहले खुद समझना है और फिर खुद को ही समझाना है, खुद को ही डांटना है, खुद को ही शाबाशी देना है। इस तरीके से पढ़ेंगे आपको कभी भी पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी। आप करते क्या हैं, आप बस कॉपी निकाल के बैठ जाते हैं, पुस्तक निकाल के बैठ जाते हैं, ऐसे पढ़ते रहते हैं जैसे आपको किसी ने पनिशमेंट दे दी है कि बेटा नहीं पढ़ोगे तो तुमको मार देंगे। अरे बेटा एंजॉय करो, खुद को पढ़ाओ। कोई दूसरा बच्चा मिल रहा है पढ़ाने के लिए, उसको पढ़ा दो। नहीं मिल रहा है, खुद को पढ़ाओ। जितना आप पढ़ाओगे उतना आपके दिमाग में रिटेन रहेगा वो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है रिलेट विद द रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आपको क्या लगता है जो मैं आपको जो मैं आपको लेक्चर के दौरान एग्जाम्पल देता हूँ वो मैं घर से क्रिएट करके लाता हूँ? नहीं, मैंने हमेशा जो एग्जाम्पल्स क्रिएट किए हैं वो ऑन द स्पॉट क्रिएट किए हैं, रिलेट किया है डेली लाइफ की चीज़ों से, ताकि बच्चा भी उस चीज़ को रिलेट कर सके। इसीलिए जब भी आप पढ़ते हैं आप उसे रियल लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से रिलेट कीजिए। इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा अपने आसपास की चीज़ों का, लेकिन आप अपडेट रह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपका फ़ोन। आप अगर अकेले भी बैठे हैं तो फ़ोन निकाल के बैठ जाते हैं। अगर आप किसी 4 लोगों के साथ बैठे तब भी आप फ़ोन निकाल के बैठ जाते हैं। अगर आप किसी फंक्शन पार्टी में हैं तब भी आप फ़ोन निकाल के बैठ जाते हैं। आपको पता ही नहीं है कि आसपास क्या चीज़ें हो रही है। जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ाई आसान हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई को उन रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से और सिनेरियो से रिलेट कर पाएंगे। ज़्यादा समय तक वो चीज़ें याद रहेंगी। 5th पॉइंट, पोमोडोरो टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट। ह्यूमन ब्रेन का जो फोकस है वो मैक्सिमम 25 मिनट तक बहुत अच्छे से रहता है। 25 मिनट के बाद उसका फोकस हिलने लगता है, उसका फोकस जाने लगता है। इसीलिए 25 मिनट के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, और उस 5 मिनट में आप कोई मोबाइल नहीं देखेंगे। आप उस 5 मिनट में अपने आँखों को बंद करेंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे। या तो आप वॉक कर लेंगे या आप फेस वॉश कर लेंगे और शांत मन से बैठ जाएंगे। जो भी एक्टिविटी करना है उस 5 मिनट में कीजिए, एक्सेप्ट वॉचिंग द स्क्रीन। 25-25 मिनट का आप 4 स्लॉट जब कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक लेंगे 15 से 20 मिनट का। आप आधे घंटे का भी ब्रेक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और फिर से पोमोडोरो टेक्निक का वापस से फॉलो कीजिए। तो पोमोडोरो टेक्निक में करना क्या है, आप 7 बजे पढ़ने बैठे, 7 से 7:25 तक 5 मिनट का ब्रेक होगा। 7:30 बजे से आप 7:55 तक करेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, 8 बज जाएगा। 8 बजे से 8:25 तक फिर से पढ़ेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, 8:30 बज जाएगा। 8:30 से
जो है 8:55 तक आप पढ़ेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, 9 बज जाएगा। 4 आपने जब स्लॉट कंप्लीट किया उसके बाद 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का आप ब्रेक लीजिए और फिर से 9:30 बजे पढ़ने बैठिए। सेम पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। ये होता है पोमोडोरो टेक्निक। इससे आपके दिमाग में चीज़ें बेहतर ढंग से बैठती हैं, लंबे समय तक बैठती हैं। 6th, जैसा मैंने कहा कि मल्टीटास्किंग किल्स योर मेमोरी, यू नीड टू फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम। एक बार में एक ही काम कीजिए। पढ़ रहे हैं, अपने स्टडी टेबल से, अपने पढ़ने वाली जगह से मोबाइल हटा दीजिए, जितने भी दूसरे सब्जेक्ट्स हटा दीजिए, जितनी सिर्फ पढ़ने के लिए चीज़ें ज़रूरी है बस उतने ही रखिए। टेबल आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एक बार में एक टास्क करोगे तभी आपका दिमाग उस चीज़ को बेहतर ढंग से रिटेन रखेगा, क्योंकि फोकस और अटेंशन स्पैन आज की डेट में सोशल मीडिया के कारण बहुत कम हो गया है। तो आप अगर ज़्यादा टास्क करते हो आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्दी डाइट। मैंने इसके बारे में बहुत चर्चा की है। आप जितना अच्छा खा सकते हैं उतना अच्छा खाइए। फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए, जितने भी फास्ट फूड है उससे बचिए, हेल्दी मील लीजिए और हेवी मील स्किप कीजिए। ठीक है, तो ये था बेटा साइंटिफिकली प्रूवन रिवीजन टेक्निक्स। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं जब पढ़ता था तो कैसे पढ़ता था। तो सबसे पहले मैं लेक्चर अटेंड करता था। चूँकि हमारे समय में ऑफलाइन लेक्चर्स हुआ करते थे तो मैं ट्यूशन जाता था। लगभग 7 से 11 बजे तक हमारे लेक्चर्स होते थे। मैं घर आता था, थोड़ा फ्रेश हुआ, कुछ खाया पिया, उसके बाद मैं पढ़ने बैठता था। पढ़ता क्या था, जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको खुद को समझाता था कि ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। खुद के एग्जाम्पल्स क्रिएट करता था, उन्हीं एग्जाम्पल्स को रिलेट करता था प्रैक्टिकल लाइफ से। इस तरीके से मेरा पहला सेल्फ स्टडी का स्लॉट कंप्लीट होता था। इसके बाद न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में लेता था दोपहर को, क्योंकि दोपहर को नींद आती है, तो हम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को सॉल्व करते थे। मैंने जैसे बताया न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को मैं हर क्वेश्चन को जो क्लास में कराया गया उसको 3 बार सॉल्व करता था, जिससे मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते चला जाता था। इसके बाद जब शाम या रात का समय होता था तो मैं रिवीजन करता था। रिवीजन किस तरीके से करता था, यही सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करता था। उस समय मुझे नहीं पता था कि ये सारे टेक्निक्स को क्या कहते हैं। मैं करता था एक्टिव रिकॉल, मैं करता था स्पेस्ड रिपीटेशन, मैं करता था टीचिंग द कॉन्सेप्ट्स, और फोर्थ करता था रिलेट विद द रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। उस समय मैं पोमोडोरो टेक्निक के बारे में नहीं जानता था, इसलिए मैं पढ़ता था 45 मिनट। कभी भी मैं 45 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ता था, और 45 मिनट पढ़ने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा ब्रेक लेता था, लगभग आधे घंटे का ब्रेक लेता था। मेरे लिए वो ज़्यादा सूटेबल था, लेकिन आप ज़्यादा समय का ब्रेक मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब हम CS एग्जीक्यूटिव कर रहे थे हमारे पास कीपैड वाला फ़ोन होता था, डब्बा फ़ोन होता था, मैसेज और कॉल के अलावा उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब आ गया है स्मार्टफोन। जैसे ही आप टेबल से उठेंगे, आप अगर मोबाइल पकड़ लिए, वो 5 मिनट का ब्रेक कब 50 मिनट के ब्रेक में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बिकॉज दिस इज़ द रियल एडिक्शन, this is the worst addiction human being has ever created on this planet. एक बार शराब का नशा छूट सकता है, लेकिन अगर इसका नशा लग गया आपको तो बहुत मुश्किल से छूटेगा। ये आप सब रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी आज है मोबाइल एडिक्शन। इसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्द लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मैक्स स्टडीज़ बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की यूज़फुल कंटेंट के लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपकी परेशानियां, जिससे कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं और आपके CS एग्जीक्यूटिव के जर्नी में आपकी मदद कर सकूं। याद रखिएगा, ये कोई ऐसा सेशन नहीं है कि आप इसे बस मूवी की तरह देख लिए, एंटरटेनमेंट के लिए देख लिए और स्किप करके सो गए। ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का वीडियो है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना समय वेस्ट मत कीजिए। मेरे से भी अच्छे और एंटरटेनिंग कंटेंट आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप वहाँ टाइम वेस्ट कर लीजिए। अगर आप मेरा कंटेंट देख रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा। मैंने CS एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया, मैं चाहता हूँ आप भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कीजिए। इस वजह से ये सारे टेक्निक, सारी चीज़ें जो मैं आपके सामने 60 डेज 60 प्रॉब्लम 60 सॉल्यूशन सीरीज़ में मैंने लेकर आया है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है।
अपने एक्सपीरियंस के आधार पे है और मैंने जो खुद इम्प्लीमेंट किया है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन रिवीजन सीरीज़ एंजॉय कीजिएगा। आज मैंने अब कल मैंने डिकोड द डायरेक्टिव वीडियो अपलोड किया था। मैंने उसमें बताया था कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। आज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। शाम को वीडियो लॉन्च हो जाएगा। इस तरीके से आपके 2 सीरीज साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, एक 60 डेज 60 प्रॉब्लम 60 सॉल्यूशन सीरीज और दूसरा आंसर राइटिंग सीरीज। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको जो भी परेशानी, जो भी अच्छी चीज़ें लगती है उसके बारे में। धन्यवाद।